मैं डॉक्टर भावना चौधरी श्रीमती पाना देवी राजकीय कन्या महाविद्यालय से के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विशेषकर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे, जिसमें आपका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है। इससे पहले आपने जो आईआर स्पेक्ट्रम है उसमें कितनी तरह के मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं, ओवरटोन वाइब्रेशंस होते हैं और फर्मी रेजोनेंस क्या होती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम इसके आगे प्रोसीड करते हैं कि जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो हम सैंपल काम में लिए जाते हैं उनका मेजरमेंट किस तरह से किया जाता है। तो मेजरमेंट का जहाँ सवाल आता है उसमें हम सैंपल सेल के अंदर उसको यदि गैस या लिक्विड की फॉर्म में सैंपल है तो उसमें हम सीजियम क्लोराइड की सेल काम में लेते हैं। यदि सॉलिड कंपाउंड है तो उसे हम केबीआर सेल में अंदर केबीआर सेल के बीच में एक परत के रूप में रखते हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो सेल है वो काम में ली जाती है। अब आता है इम्पॉर्टेंट चीज़ है फिंगरप्रिंट रीजन, क्योंकि जब भी हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, उसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि वो किस प्रकार से कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन में, उनके स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में काम आता है। तो जो फिंगरप्रिंट रीजन है वो इट इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड इट इज़ ऑलवेज बिलो देन 1500 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये अधिकांशतः जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से नीचे का जो है उसे हम बोलते हैं फिंगरप्रिंट रीजन, और वो कोप्लेनरिटी इसमें चेंज होती है, इसके कारण से ये इस प्रकार दिखाई देता है। अब तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बेंडिंग वाइब्रेशंस। जो बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं वो इज़ मच मोर देन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। बेंडिंग वाइब्रेशंस इसमें ज़्यादा देखे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। अब आते हैं तीन रीजन होते हैं। एक तो 1500 से लेकर 1350 सेंटीमीटर इनवर्स, दूसरा है 1350 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स, और तीसरा जो रीजन है वो 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के नीचे का है। तो हम सबसे पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं, क्योंकि अधिकांशतः फिंगरप्रिंट रीजन पर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो हमारा एनुअल एग्ज़ाम स्कीम है इसमें तो शॉर्ट नोट के रूप में या किसी भी रूप में इसके बारे में जानकारी आपकी जो है लाभदायक रहेगी। तो इसमें जो पहला रीजन है वो है 1500 सेंटीमीटर से लेकर 1350 सेंटीमीटर इनवर्स पर। इसमें नाइट्रो ग्रुप जो है वो अधिकांशतः उसके स्ट्रॉन्ग बैंड पाए जाते हैं। तो यदि किसी भी ग्रुप में हमारे नाइट्रो समूह हैं तो वो हमें 1350 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक स्ट्रॉन्ग बैंड देगा। इसी तरह से जो दूसरा जो है वो है 1350 से लेकर 1000 सेंटीमीटर इनवर्स पर, जिसमें कि अधिकांशतः अल्कोहल, एस्टर, लैक्टोन्स, एसिड एनहाइड्राइड, इन सब की जो CO स्ट्रेचिंग है वो जो कि कैरेक्टरिस्टिक बैंड के रूप में प्रकट होती है वो दिखाई देती है। वहीं हम देखें प्राइमरी अल्कोहल के केस में 1350 से लेकर 1260 सेंटीमीटर इनवर्स पर, तथा दूसरा बैंड 1050 के ऊपर जो है वो प्रदर्शित होता है। तीसरा जो रीजन है वो है बिलो 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। इसमें जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो 750 से लेकर 700 सेंटीमीटर इनवर्स पर हमें दिखाई देता है, और स्पेशली इन केस ऑफ मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, उस केस में तो ये बैंड काफ़ी क्लियर होता है। तो ये जो सारे बैंड हमें दिखाई दे रहे हैं 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के नीचे के, जिसे कि हमें फिंगरप्रिंट रीजन कहा है, तो ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारी उंगलियों में जो रेखाएं पाई जाती हैं वो बिल्कुल स्पेसिफिक होती हैं। किन्हीं भी दो जनों की रेखाएं एक समान नहीं होती हैं। तो उसी प्रकार से कोई भी दो कंपाउंड, चाहे वो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला एक हो, परंतु यदि उसमें फंक्शनल ग्रुप अलग है, एटम्स का अरेंजमेंट अलग है, तो उनका एब्जॉर्प्शन रीजन भी अलग अलग होगा। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बैंड पर, कि जो सामान्यतः जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी का भी कैरेक्टरिस्टिक बैंड दे दिया जाता है और फिर हमसे उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी ली जाती है। तो आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो सैचुरेटेड अल्कोहल होते हैं जिसमें कि OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, मतलब कि फ्री है, और दूसरा जो कंसनट्रेट सॉल्यूशन जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो पहला जो केस है जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्री होती है वो 3650 से लेकर 3580 सेंटीमीटर तक होता है।
दूसरा जो है कंसनट्रेट हाइड्रोजन, जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, उसमें ये 3584 से लेकर 3200 सेंटीमीटर इन्वर्स पर दिखाई देता है। दूसरी जो होती है वो है CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, जो कि 1260 से लेकर 1000 सेंटीमीटर इन्वर्स पर आती है। इसी प्रकार से जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो बड़ा स्पेसिफिक है। कैसे कि कार्बोनाइल ग्रुप बहुत सारे समूह में पाया जाता है, तो जैसे कि एल्डिहाइड है, कीटोन है, एमाइड है, एनहाइड्राइड है, इन सब में कार्बोनाइल ग्रुप जो है प्रेजेंट होता है। तो जैसा मैंने इसमें लिखा है कि कीटोन के केस में 1740 से लेकर 1720 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं। इसी तरह से जो दूसरा है कीटोन है, उसमें 1725 से लेकर 1705 सेंटीमीटर पर पाया जाता है एब्जॉर्प्शन बैंड। और एमाइड्स में ये 1695 मतलब 1695 से लेकर 1650 सेंटीमीटर इन्वर्स पर दिखाई देता है। अब आते हैं कि जैसे कि समूह प्रभाव डालता है, उसी प्रकार से कॉन्जुगेशन का भी प्रभाव होता है। कॉन्जुगेशन के कारण भी एब्जॉर्प्शन बैंड जो है शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि यदि कोई ईन और कीटोन दोनों ही ग्रुप उपस्थित हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो यह देखा गया कि जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो शिफ्ट होकर 1685 से लेकर 1666 सेंटीमीटर पर दिखाई देगा। इसी प्रकार से जो यदि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जैसे कि डाइकीटोन के केस में है, तो उसमें जो कीटोन का एब्जॉर्प्शन बैंड है वो शिफ्ट हो जाएगा ब्रॉड बैंड की तरह और 1640 से लेकर 1580 सेंटीमीटर इन्वर्स पर दिखाई देगा। तो ये सारे एग्जाम्पल ये शो करते हैं कि कौन सा ग्रुप पास में उपस्थित है, कॉन्जुगेशन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, या ये भी हो सकता है कि रिंग स्ट्रेन हो। तो रिंग स्ट्रेन के केस में जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है कि हेक्सेनोन से जैसे जैसे रिंग साइज कम हो रही है, स्ट्रेन इंक्रीज़ हो रहा है और हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1755 हो गई है। 1715 से हमने हेक्सेनोन से साइक्लोहेक्सेनोन से स्टार्ट करी थी, तो उसमें 1715 थी और यहाँ 1755 है। तो इस तरह से स्ट्रेन के साथ ये इंक्रीज़ होती चली जा रही है। अब आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो है RCHO समूह है, ये 1740 से लेकर 1720 सेंटीमीटर इन्वर्स पर स्ट्रॉन्ग बैंड आता है। वहीं एरोमेटिक एल्डिहाइड के केस में 1715 से लेकर 1695 सेंटीमीटर पर आपके अवशोषण बैंड देखे गए हैं। कीटोन में 1725 से लेकर 1705 सेंटीमीटर इन्वर्स पर बैंड होता है। अब आते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मोनोमर और डायमर दोनों के रूप में रहता है। जो मोनोमर है उसमें OH फ्रीक्वेंसी 3580 से लेकर 3500 सेंटीमीटर इन्वर्स पर दिखाई देती है, क्योंकि उस केस में किसी भी प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। परंतु जब हम सामान्यतः जो है एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वह डायमर के रूप में होती है, डायमर के रूप में रहता है। उस केस में जो OH बॉन्ड फ्रिक्वेंसी है वो 3300 से लेकर 2500 सेंटीमीटर इन्वर्स तक आती है। आते हैं इसमें दूसरी तरह की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है C+O स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। तो वो मोनोमर जो है उसमें 1760 सेंटीमीटर इन्वर्स पर आता है। डायमर में ये 1720 से लेकर 1706 सेंटीमीटर इन्वर्स पर दिखाई देता है। इसके बाद में आते हैं एसिड अमाइड ग्रुप में। एसिड अमाइड ग्रुप में बहुत सारी हमें फ्रीक्वेंसी दिखेंगी। एक सबसे पहली है जो कि है NH स्ट्रेचिंग जो है 3350 सेंटीमीटर इन्वर्स पर हमें दिखाई देती है लगभग। और वहीं CO जो है स्ट्रॉन्ग बैंड के रूप में दिखाई देता है 1695 to 6030, मतलब कि 1695 से लेकर 1630 सेंटीमीटर इन्वर्स तक। NH बेंडिंग वाइब्रेशंस भी दिखाई देते हैं जो 1655 से लेकर 1620 सेंटीमीटर इन्वर्स पर होते हैं। और चौथा जो दिखाई देता है वो है CN स्ट्रेचिंग जो कि 1400 सेंटीमीटर इन्वर्स पर होती है। इसके पश्चात एक जो इम्पॉर्टेंट है वो है एमीन्स के केस में केवल CN बॉन्ड है, NH बेंडिंग है और NH स्ट्रेचिंग है। तो NH स्ट्रेचिंग वीक बैंड के रूप में 3500 और लगभग 3400 सेंटीमीटर पर दिखाई देती है।
वहीं एनएच बैंडिंग 1650 से लेकर 1580 तक दिखाई देती है और सीएन स्ट्रेचिंग 1205 से लेकर 1020 तक दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर ये सब बताने का मतलब ये है कि हर के अपने एक अवशोषण बैंड है, हर फंक्शनल ग्रुप का एक अवशोषण बैंड है। यद्यपि वह कई चीज़ों से प्रभावित होता है, परंतु वह अधिकांशतः उसी के आसपास किसी रीजन में दिखाई देगा। तो आप सभी को इन बैंड के कितने पर हमें बैंड दिखाई देता है, चाहे वो यूवी का केस हो चाहे वो आईआर का केस हो, आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, जिससे कि हम आगे उसको इंटरप्रेट कर सकें। क्योंकि अधिकांशतः एग्ज़ाम में मॉलिक्यूलर फार्मूला देकर आपसे उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पूछा जाता है, या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दे दिया और फिर आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगी वो पूछा जाता है। तो ये मैं आपको सैम्पल पेपर की तरह आपको मैं पीडीएफ में सबमिट कर दे दूँगी, तो आप उसको हल करने की कोशिश करना। धन्यवाद।